मेरा पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी मां नहीं बन सकती थी और उसने बाद में दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो सब देखकर मुझे बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था। वो मैं अपने साथ ले गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम योग्य था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं उसे वो लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी कि इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने वो लिफाफा देखा तो मानो होश उड़ गए हो, मानो उसकी जिंदगी में अंधेरा आ गया हो। मेरा नाम आकांक्षा है। आज मेरे जेठानी के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया था। फिर क्या था? मेरी जेठानी देख लिया और जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तूने उस सामान को हाथ कैसे लगाया? तुझे इतनी छोटी सी बात तुझे समझ नहीं आती? मेरे बेटे का जन्मदिन के पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाना तो अशुभ होता है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपनी जेठानी का सुख देखा नहीं जा रहा है? इतना सुनते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगी। फिर भी अपने भावनाओं को दबाते हुए मैं कहा, जी इससे आगे मुझे कुछ कहा ही नहीं गया। इतने में ही मेरी सास आ गई। उसने मुझे ताना मारते हुए कहने लगी कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद उसका मां बनना तुम्हें देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास होकर अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वे उल्टा मुझे ही सुनाने लगे कि तुम तो रेखा को अपनी बहन की तरह मानती हो न, फिर तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनका ऐसा बोलना मैं अंदर से टूट गई, क्योंकि कोई भी स्त्री जेठानी और सास का बोलना सहन कर सकती है, पर अगर उसका पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ साथ जन्म साथ रहने की कसम खाई हो, अगर वो ऐसा कुछ कहे तो फिर वो स्त्री क्या कर पाएगी? मैं रोते रोते जाकर कमरे में बैठ गई। बांझ होने के कारण पूजा साहित्य हाथ तक नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं मां नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? मां बनना या ना बन पाना ये खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरी सास एक पढ़ी लिखी औरत थी। मेरी जेठानी ग्रेजुएट्स कर रखी थी और मेरे पति एक टीचर थे। और मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने गंदा कैसे हैं कि सिर्फ पूजा का सामान को हाथ लगा दिया तो अशुभ हो गया। मुझे आज भी याद है,
कि किस तरह मैं ऋतिक पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए कुछ दिन हुए थे। एक दिन मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी और प्रिंसिपल के साथ बैठे सभी टीचर ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफी तारीफ की। ऋतिक ने भी, वो मेरी प्रेजेंटेशन से काफी प्रभावित हुआ था। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए ये हमें भी पता नहीं चला। घरवालों को जब बताया तो उन्होंने भी इस रिश्ता के लिए हाँ कह दी और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और जेठानी का बहुत अच्छा व्यवहार था उस टाइम। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को भाग्यशाली मानती थी। ऋतिक ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 3-4 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पहले लाइफ बनाइए फिर बच्चों की जिम्मेवारी लेंगे। और शायद इसलिए घर वाले भी 3-4 साल तक बच्चों को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को 5 साल होते ही घर के लोग ताना मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए ऋतिक मुझे पहले कुछ नहीं बोला, पर अब वो भी कैसे मुझसे ठीक तक नहीं बात करता था। वो मुझसे सिर्फ काम होने तक ही बात करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, पर मैं अपना दुख बताऊं तो किसे बताऊं और कौन मुझे समझेगा। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए थे। मैं सोचने लगी थी कि आज ऋतिक अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेगा, इसलिए मैंने उसकी पसंद की खाना बनाई थी, पर चुपचाप खाना खाया और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। ऋतिक के ऑफिस जाने के बाद मैं ऑफिस में फोन करके यह बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले ली ताकि ऋतिक को अच्छा सरप्राइज दे सकूं। ऋतिक ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रात के खाने में पराठा और पनीर की सब्जी बनाई और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियां से सजाया और उसकी पसंद की ब्लू रंग की बॉर्डर की साड़ी पहनी। मुझे आज पूरा यकीन था कि ऋतिक आएगा तो मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राजी कर लूंगी। लेकिन जब वो घर आया उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही रहा नहीं गया और मैं ही उसे बोली कि ऋतिक आज अपनी शादी की सालगिरह है, वो भी भूल गए तुम। ये सुनते ही वो कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, ये दिन तो भूलना भी चाहूं तो भी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज के ही दिन एक बांझ औरत मेरी गले पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी कि क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है,
और इस पर अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है। मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या फायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और ऋतिक यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैं बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 2 महीने बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वह मेरा अपमान कर सके। मैं भी उसे पार्टी में गई। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और कहने लगा कि देखा, तुम्हें तलाक देने का फैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैंने भी बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। बाद में मैंने अपने साथ एक जो लिफाफा लाई थी उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से ये एक सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट का नाम सुनकर वह थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, तलाक के पेपर्स। अब ये मुझे कौन सा गिफ्ट दे रही है, ये सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कड़कड़ाती हुई ठंड में वो पूरा पसीना से भीग गया था, क्योंकि उस लिफाफा के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपनी पत्नी के तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नजर से सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ दिख रहा था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहां से चली गई। दूसरे दिन वह और उसकी माँ मेरे घर आई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वो कहने लगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट। मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल जांच करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए, फिर मैं अकेली ही गई थी। इस पर ऋतिक कहने लगा कि हाँ हाँ, और फिर घर आने के बाद तुमने कहा कि कमी तुम में है, फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिनों तक सभी के ताने सुने? क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की, पर तुम इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई थी, पर जब तुम मुझे सुनाने लगे फिर वो मुझे सहन नहीं हुआ। ऋतिक कहने लगा कि तो मैंने जब तुम्हें तलाक के पेपर्स लाकर दिए तब क्यों सच नहीं बताया? ऋतिक, गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते।
जब तुम्हारा प्यार ही खत्म हो गया था तो साथ रहकर भी क्या होता। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ कर दो और सब कुछ भूल कर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा कि बात माफ करने या न करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। ऋतिक, अगले महीने मेरी शादी है और मैं तुम्हें वह सरप्राइज गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना था कि ये सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भोली औरतों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है, यह भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसी ही व्यक्ति फंस जाते हैं। और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करता है, उसके पीछे भगवान है, यह भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और नहीं अन्य को सहन चाहिए।